creation of God through elements and chemical reactions. Explore on ChemiGod. Welcome on my channel ChemiGod in the solid state part 7. In this video we are going to discuss about numericals related to density, and I am going to cover all kind of numericals which may come in the board examination, and I will give some tips to solve the numericals. Let us start. What's in my hand? This is a copper object, okay, and you know density. Can you tell me about the density of this object or any object? There is a formula. All of you know very well about the density. Density is equal to mass by volume. Mass of any object divided by its volume. And if I divide this copper object into several parts, अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, what will be the density of each part? The density of each part will be same as this object, क्योंकि इसका हर एक टुकड़े की डेंसिटी इसके बराबर ही होगी अगर ये परफेक्टली बना हुआ है. ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टल. ये कॉपर का क्रिस्टल है, मेड अप ऑफ एटम्स. ये एटम्स से बना हुआ है. तो इसके लिए एक फैक्ट देख लेते हैं. डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल अगेन सेम, डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. यानी किसी की क्रिस्टल की डेंसिटी उसके एक यूनिट सेल की डेंसिटी के बराबर होती है. कैसे? हम मान लेते हैं कि कॉपर क्रिस्टल है, ये यूनिट सेल्स का बना हुआ है. ये कॉपर क्रिस्टल है. डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने माचिस की डिबिया का सहारा लिया है, और एक माचिस की डिब्बी एक यूनिट सेल के बराबर है. और आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, लाखों करोड़ों. अब अगर इस क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? पूरे क्रिस्टल का मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम. और आपको मालूम है एक हिस्से की डेंसिटी इस पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी के बराबर होगी, और ये एक पार्ट क्या है? ये यूनिट सेल. यानी अगर हम एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लेते हैं, इसका मतलब हम इस कंप्लीट क्रिस्टल की यानी कंप्लीट क्रिस्टल की डेंसिटी निकाल लेते हैं. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू दैट डेंसिटी ऑफ मेटल और आयनिक क्रिस्टल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. तो अब यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. W by V. W is mass and V is volume of unit cell. अब हम सबसे पहले इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं. W क्या होगा और V क्या होगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे. सबसे पहले W देखते हैं. W that is mass of unit cell is equal to Z. Z क्या है? Z है पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जिसकी कैलकुलेशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं. ये एक सिंपल क्यूबिक है. हमने यूनिट सेल को अभी ये इस तरह से माना था, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं. तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं वो हमने कैलकुलेशन की थी, यहाँ पर आ जाएगी. जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 एंड एफसीसी के लिए 4. फिर है मास ऑफ वन पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाई जितने इस यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स हैं, तो ये पूरा यूनिट सेल का मास आ जाएगा. उसके बाद एक और काम करते हैं कि यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चंस में मोलर मास दिया होता है. तो मोलर मास किसका मास है? मोलर मास इज मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स और एटम्स. तो एक पार्टिकल का या एक एटम का मास निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये एक पार्टिकल का मास आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 to the power 23. इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, Z इंटू m मोलर मास डिवाइडेड बाई Na. क्या है? एवोगैड्रो नंबर. 6.022 into 10 to the power 23 is Avogadro number, and some other places it is represented by N0 also. तो Na या N0 एक ही बात है, आप कोई भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं. नाउ वॉल्यूम. अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ होता है, विड्थ होती है, हाइट होती है ना, को मल्टीप्लीकेशन. अगर ये सिंपल क्यूबिक है तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही सिंपल है. अगर हम इसको माने a, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को माने a, तो इधर भी देख लें कि ये वाली यहाँ से लेके ये डिस्टेंस होती है एज लेंथ. तो इसमें तो सब एज लेंथ, ये एज लेंथ अलग है, ये अलग है, पर यहाँ देखिए सिंपल क्यूबिक में सभी एज लेंथ बराबर है.
तो इसका वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों सेम है, एज लेंथ ए इंटू ए तो ए क्यूब। ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम इस फॉर्मूले में W एंड V की वैल्यू रख देंगे। तो रखते हैं, देखिए क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया। अब देखिए रो इक्वल्स टू W बाई V, W की वैल्यू है Z इंटू एम बाई एन ए, Z इंटू एम बाई एन ए, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू हमने निकाली ए क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। एंड यूनिट्स जो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कब होगी, जब हम मोलर मास, जो ये इसकी मोलर मास की यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, यहाँ पर लिख देंगे। Z सिंपल एक नंबर आएगा। फिर ए की यूनिट है सेंटीमीटर, तो ए क्यूब की यूनिट होगी क्यूबिक सेंटीमीटर। और एक और बच गया ये एन ए की यूनिट क्या होगी, पर मोल, एटम्स पर मोल। तो यहाँ पर इन सभी यूनिट्स को रखेंगे तो हमारी यूनिट आ जाएगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कुछ टिप्स देख लेते हैं जो हमारे काम आते हैं। जब हम ए क्यूब की यूनिट रखते हैं तो ए की यूनिट हमें दी होती है पिकोमीटर में, और जबकि हमें रखनी कितनी है, कौन सी यूनिट लेनी है, यूज करनी है सेंटीमीटर। तो पिकोमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये तो यूनिट हुई ए की, ए को रखेंगे, लेकिन ए क्यूब रखेंगे तो देखिए दोनों का क्यूब ले लीजिए, 1 पिकोमीटर का क्यूब ले लिया, 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर का क्यूब ले लिया, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 से 10 टू द पावर माइनस 30 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर इस फैक्टर को पहले से मल्टीप्लाई करके रख देते हैं तो ए की वैल्यू हम पिकोमीटर में डायरेक्ट रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ए क्यूब की यूनिट अगर हम पिकोमीटर में जो क्वेश्चन में दी गई है डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये माइनस 30 10 टू द पावर माइनस 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरी यूनिट क्या हो जाती है, ये पूरी यूनिट ऑटोमेटिकली क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज हो जाती है। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला यूज करना चाहें तो पहले पिकोमीटर में जो दी गई है वैल्यू उसे आप सेंटीमीटर में चेंज करें, फिर आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो सुविधा के लिए ये भी अच्छा है। अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, तो देखिए आपसे डेंसिटी की वैल्यू पूछी जा सकती है, या आपको पार्टिकल्स पर यूनिट सेल पूछा जा सकता है, मोलर मास पूछा जा सकता है, एन पूछा जा सकता है। आप सोचेंगे एन कैसे, एन एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स है, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एन मोलर मास है, ये एम अगर मोलर मास है तो ही ये एन ए है, ये एवोगैड्रो नंबर है। अगर यहाँ मोलर मास नहीं दिया होता है, कुछ भी वेट दिया होता है 200 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम कुछ भी दिया हो, तो अगर ये एम मोलर मास नहीं है तो एन भी एवोगैड्रो नंबर नहीं है। उस कंडीशन में हमें एन निकालने के लिए कहा जाता है कि 200 ग्राम में आप कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाएंगे जो कि अदर देन एवोगैड्रो नंबर, और आपसे कहा जाएगा कि जो सब्सटेंस है उसका मास निकालिए, तब ये मोलर मास नहीं होगा। तो ये आप रिलेशन समझ चुके हैं। और एक और चीज है कि अगर आप एज लेंथ निकालते हैं तो उसमें लोगरिथम अनिवार्य हो जाता है, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैं कुछ करके बताऊंगा। और आपको जैसे यहाँ पर एज लेंथ डायरेक्ट नहीं पूछ के क्या पूछ लेंगे, आपसे पूछेंगे कि रेडियस बताइए, रेडियस ऑफ एटम, या डी बताइए, डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। ये क्या हुई, ये देखिए कि ये सिंपल क्यूबिक है, तो डिस्टेंस हम कौन सी काउंट करते हैं, यहाँ से देखिए पहले तो रेडियस देखते हैं, सेंटर से लेके इसका जो कॉर्नर है ये तो रेडियस ऑफ एटम हो गई, और इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों को सेंटर को मिला दें तो ये जो डिस्टेंस है वो आ गई डी, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। जो सबसे एकदम नजदीक जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो दूरी होती है उसे डी कहते हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो सेंटर में, सेंटर की बात की, जैसे 4 सेंटर में लगा दूं तो ये कॉर्नर्स क्या है सिंपल क्यूबिक में, ये सेंटर्स ही हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक एज लेंथ कहलाती है। इस केस में एज लेंथ और डी सेम है, पर जैसे एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूब में एक डिफरेंट कंडीशन आ सकती है। मैं यहाँ पर
एक साइड ले लेता हूं। अब देखिए फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इन चारों के बीच में एक फेस है, यहाँ इन सब के इस फेस पर यहाँ पर एक पार्टिकल आ जाता है। देखिए इन चारों के बीच में एक पार्टिकल आ गया, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है इसका एक फेस ही लिया है। तो इसमें देखिए नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर जो डी है वो इन दोनों के बीच की दूरी नहीं हो सकती, जैसा कि हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी लिया था। तो यहाँ पर कौन सी दूरी होगी, एक इस एटम का सेंटर और एक इस एटम का सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर होगी। तो इस हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले भी होंगे। और आपको ऐसा भी हो सकता है कुछ और पूछें तो आपको या तो ये डी की वैल्यू दे दें, आर की वैल्यू दे दें, और आप पहले इसको फॉर्मूला यूज करके ए में कन्वर्ट करें, ए को यहाँ पर रखें। कैसे करेंगे ये देखिए। तो अब ये एक टेबल देखते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सा है, और रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए, आर रेडियस ऑफ एटम, ए एज लेंथ, एंड रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड ए, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, और ए अगेन एज लेंथ। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक। देखिए ये सिंपल क्यूबिक में बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में r इज इक्वल टू ए बाई टू, और आपको पता है इसमें ये जो a है वही d है, तो d इक्वल्स टू a, तो यहाँ a बाई टू की जगह हम d बाई टू भी रख सकते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल है। आगे चलते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूब, इसमें देखिए रिलेशन क्या, r इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई टू रूट टू। अब यहाँ पर आप देखिए d क्या है, d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई रूट टू। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो अपने को रटना है तो इसको आप रट लीजिए और इससे रिलेशन याद कर लीजिए। क्या किया हमने, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो r की जगह हमारा क्या आ गया, d आ गया। इसी प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 1 बाई टू रूट टू को सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.3535, और a यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस वैल्यू को याद कर लें तो न्यूमेरिकल में बड़ी आसानी होगी। और इसी प्रकार से इसको क्या करना है, डबल करना है। तो d इक्वल्स टू 0.707a, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ इसे याद कीजिए। और नेक्स्ट है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, r इक्वल्स टू √3/4a। देखिए इसको d को निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 2, तो √3/2a। बड़ा ही सिंपल है। और इसको सोल्व करेंगे, √3/4 को सोल्व करेंगे तो r क्या आ जाएगी, r इक्वल्स टू 0.433a। इसको डबल कर दीजिए तो d आ जाएगी, d इक्वल्स टू 0.866a। और z की वैल्यू है ये एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए z 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है, और FCC के लिए 4 होता है। जनरली हमारे 3 वैल्यूज ही काम आती है, पर आपको नॉलेज के लिए बता दें कि HCP है उसके लिए z की वैल्यू 6 होती है, और FCC को ही CCP कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, FCC फेस सेंटर्ड क्यूब। तो ये दोनों ही कुछ भी लिखा है, दोनों की वैल्यू 4 होती है, 4। Now let me start with a simplest question. Silver forms CCP, cubic close packing. Lattice and X-ray studies show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. 408.6 picometer. Calculate the density of silver. And what's the given in the question? Atomic mass, that is 107.9 U. U is unified mass. अब हमारे पास दो तरीके हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, कि एक तो हमें पता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा डेंसिटी का, ये हमने लिख लिया, ये सभी न्यूमेरिकल्स की बात बता रहा हूँ। और अगर हमें नहीं मालूम कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन से जितने भी डाटा है वो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जैसे ZCCP हमें याद रखना है, क्यूबिक क्लोज पैक के लिए Z 4 होता है। ए की वैल्यू, एज लेंथ की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ओके, मास, मोलर मास यहाँ पर क्या है, यूनिफाइड मास दिया है 107.9। 107.9 सिर्फ मोलर मास में अंतर क्या होता है, यहाँ पर यूनिफाइड की मास की जगह हम ग्राम यूनिट यूज कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में ही सेम होती है, आप सबको पता है। और एवोगाड्रो नंबर आपको सबको पता है 6.022 × 10⁻23। तो अब हमारे पास ये डाटा देता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि जो 4 चैप्टर्स हैं आपके,
उसके सारे जो फॉर्मूला हैं वो एक जगह लिख लीजिए। तो आप जब ये वैल्यू लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। तो आगे चलते हैं। अब सिंपल काम करना है। रो इक्वल्स टू जेड की वैल्यू है 4, एम की वैल्यू 107.9 ग्राम पर मोल और ए क्यूब की वैल्यू है, मैंने कहा था कि अगर आपको डायरेक्ट पिकोमीटर में रखना है ए क्यूब तो आप रख सकते हैं, बशर्ते आपने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रखा है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करते ही आपकी ये पिकोमीटर वाली यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज हो जाती है। तो हम देखिए हमने किया क्या है, पिकोमीटर की जो वैल्यू है 408.6, इसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया है पावर 3 और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है और आप इसको सोल्व कर लीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका आंसर आएगा 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पर मोल कैंसिल हो गए, इधर ग्राम बचा, इधर क्यूबिक सेंटीमीटर बचा। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज गिवन 2.165 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर and distance between Na positive and Cl negative ions is 281 picometer। फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द फॉर्मूला, और हमें क्या मालूम करना है, Na एवोगैड्रो नंबर। ये देखिए स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोडियम कंसीडर करें, सोडियम Na पॉजिटिव, तो ये क्या होगा Cl नेगेटिव, ये क्या होगा सोडियम पॉजिटिव, फर्दर क्या होगा Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, इधर भी देखें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये चलेगा। तो हमें यहाँ पर दो चीज निकालनी है। एक तो हमें मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर दो तरह के पार्टिकल हो गए ना, ये Na पॉजिटिव हो गया, ये Cl नेगेटिव हो गया, तो दो तरह के पार्टिकल हो गए तो दिक्कत हो गई, तो थोड़ी सी दिक्कत है। और दूसरा एज लेंथ निकालने में भी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किस तरह से निकालेंगे देखिए। तो आपको पता है कि सोडियम का जो अलग से स्ट्रक्चर देखें तो भी एफसीसी होता है, क्लोराइड का अलग से स्ट्रक्चर देखें तो भी एफसीसी होता है, इसलिए इनकी जेड दोनों की 4 है। तो यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो कि कैटायन की और एनायन की जेड अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए हम उसको इस तरह से फॉर्मूला अलग से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो न्यूमरेटर है Z इंटू एम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। Z इंटू एम एक बार सोडियम आयन के लिए है, प्लस Z इंटू एम एक बार क्लोराइड आयन के लिए। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। Z कितना है सोडियम आयन के लिए 4, और सोडियम आयन का जो मोलर मास है या ग्राम एटॉमिक मास कह दो चाहे ग्राम आयनिक मास कह दो 23 ग्राम पर मोल है। ऐसे ही प्लस ये क्लोराइड के लिए Z कितना है पार्टिकल पर यूनिट सेल 4 है, इंटू इसका क्लोराइड का मोलर मास या क्लोराइड का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम आयनिक मास सब कुछ सेम है 35.5 ग्राम पर मोल। अब इसमें देखिए आप देखेंगे 4 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इसको 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लिया 4 कॉमन लिया, बचा क्या 23 प्लस 35.5, तो आंसर क्या आ गया, इन दोनों को ऐड किया 55.8। ये किसका है, ये मोलर मास किसका है, मोलर मास ऑफ NaCl। तो देखिए अगर हमारे पास दोनों का अगर कैटायन और एनायन का जेड सेम है तो सीधा सीधा मोलर मास 58.5 रख देंगे और 4 यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्यूब को सोल्व करना है, तो अभी हमने इसमें क्या किया था कि न्यूमरेटर को सोल्व किया था, ये वाला पार्ट ऊपर वाला इतना इतना, ये डेंसिटी की वैल्यू नहीं निकाली। अब देखिए अब हम सोल्व करेंगे ए क्यूब को। तो ए क्यूब को सोल्व करने के लिए 3 पार्टिकल लेते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसको पेपर पर मैं ऐसे लिखता हूँ Na पॉजिटिव ये रहा, ये Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एज लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एज लेंथ है, इसको हम कंसीडर करते हैं। यहाँ देखिए आप ये सोडियम जो आयन है ये है, तो इसकी रेडियस क्या है R, Na पॉजिटिव, ये रेडियस ऑफ सोडियम आयन कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो एज लेंथ में क्या क्या काउंट होता है वो देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या आता है। फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोराइड आयन की रेडियस है, फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोराइड आयन की रेडियस है RCl नेगेटिव की, और यहाँ से लेके यहाँ तक वापस RNa पॉजिटिव की है। तो ये पूरी यहाँ से लेके जो ये दूरी एज लेंथ है वो कितनी हो गई, RNa पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव प्लस RCl नेगेटिव प्लस RNa पॉजिटिव। तो इसको यहाँ पर देखिए मैंने एक साथ लिख दिया है
A इक्वल्स टू आर एन ए पॉजिटिव, रेडियस ऑफ एन ए पॉजिटिव कितनी बार आई, 2 बार आई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू आर एन ए पॉजिटिव, प्लस सी एल नेगेटिव की रेडियस कितनी बार आई, 2 बार आई, तो 2 इंटू आर सी एल नेगेटिव। आगे चलते हैं 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, आर एन ए पॉजिटिव एंड आर सी एल नेगेटिव, यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी जो सबसे निकटतम है, कैटायन और एनायन के बीच की दूरी डी है, डी। तो डी कैसे निकालेंगे, आप देखिए, यानी जो आर सी एल नेगेटिव और आर एन ए पॉजिटिव यही डी है, तो यहाँ पर देखिए आर एन ए पॉजिटिव आर सी एल नेगेटिव ये क्या है, ये कुल मिला के डी है, तो मैंने डी लिख दिया, 2 इधर लिखा हुआ था, तो ए इक्वल्स टू 2d। और क्वेश्चन में हमारे जो वैल्यू दी गई है 281 पिकोमीटर, ये हमारे क्वेश्चन में दी गई है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी गई है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ था कि डिस्टेंस बिटवीन एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव इज 281 पिकोमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी, हमारे पास आंसर आ गया 562 पिकोमीटर। और अब पूरा सारी वैल्यू रख देते हैं, 4 इंटू 58.5 हम पहले सोल्व कर चुके हैं, और 562 की वैल्यू यहाँ पर पिकोमीटर में डायरेक्ट रख दी, क्योंकि हमने ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर रखा है 10 टू द पावर -30, एवोगैड्रो नंबर हमें निकालनी है, और डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 2.165 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो यहाँ पर आंसर आ गया Na इक्वल्स टू 6.09 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें बहुत से न्यूमेरिकल हैं, 3-4 न्यूमेरिकल है जिनकी जो बहुत ज़रूरी हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।